दोस्तों, इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है या नहीं जीत सकती? क्या वो एक पोटेंशियल कंटेंडर हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के, और क्या वो इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो बाकी सारी टीमों को हरा के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिर फाइनल भी जीतेंगे? आज सारे स्टैट्स को मद्देनज़र रखेंगे और नज़र डालेंगे इंडियन टीम की स्ट्रेंथ के ऊपर, वीकनेसेस के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, और फिर नतीजा निकालेंगे कि क्या इंडियन टीम वाकई ही में एक पोटेंशियल कंटेंडर है या सिर्फ पेपर के ऊपर ही वो एक अच्छी टीम है। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग फेसबुक इन्फ्लुएंस लोग हैं, जो ये AB क्रिक इन्फो वगैरह से अपनी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लेते हैं या जो इनसे इंस्पायर्ड हैं, वो मेरी वीडियो को ना देखिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, वो होती है हकीकत पसंद। जो सच सच होता है, जो सच्चाई होती है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ना तो मैं किसी की फेवर में बात करता हूँ और ना मैं किसी के अगेंस्ट बात करता हूँ। तो अगर किसी को ऑलरेडी किसी ने डिसाइड किया हुआ है कि इंडिया की टीम विनर ही बनेगी और विनर से कम वो किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो वो अभी मेरी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे इंडियन स्क्वाड के ऊपर। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, यशवी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, KR राहुल, ये हैं जी बैट्समैन। 7 बैट्समैन हैं ये जो इंडिया ने सेलेक्ट किए हैं अपनी बैटिंग लाइनअप में। एक बड़ा मज़े का मैं आपको बताऊं इनका स्टैट्स। इन 7 बैट्समैन की अगर आप एवरेज एज निकालें ना, एवरेज एज तो वो निकलते 35 ईयर्स ओल्ड। यानी कि एवरेज एज जो इंडिया के टॉप 7 बैट्समैन हैं उनकी है 35 साल। तो आप इस बात से एक तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो युवा खिलाड़ी हैं ना, वो कितने हैं इस टीम के अंदर। कोई भी एक भी बैट्समैन 20 साल से कम नहीं है। सबसे कम एज है जायसवाल की 23 ईयर्स, और फिर आते हैं शुभमन गिल 25 ईयर्स। तो जो टॉप के 7 बैट्समैन हैं ना, इनकी 35 साल की एज है। तो ये एक प्रॉब्लम है। यानी कि जो एज होती है ना, एज फैक्टर, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हर प्लेयर की एक प्राइम होती है। शोएब अख्तर की एक प्राइम थी, सचिन तेंदुलकर की एक प्राइम थी, ब्रेटली की प्राइम थी, रिकी पॉन्टिंग की प्राइम थी, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं। लेकिन फिर एक एज आती है जब इनके मसल्स वीक हो जाते हैं, फिर ये उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते, और ये आपको देखने में मिलेगी इस चैंपियंस ट्रॉफी में। आप इस बात से भी अंदाज़ा करें कि इस बैटिंग लाइनअप में अभी जो इन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली है, रणजी ट्रॉफी, उसमें गिल ने एक इनिंग में 4 स्कोर बनाए, एक में 102, अच्छा परफॉर्म किया, एक में सेंचुरी कर दी। रोहित शर्मा ने सिर्फ 31 स्कोर बनाए दोनों इनिंग में, एक पे 3 पे आउट हुए हैं और एक पे 28 स्कोर पे। जायसवाल ने एक इनिंग में 4 स्कोर बनाए, एक में 26 स्कोर बनाए हैं। ऋषभ पंत ने 1 स्कोर बनाया और 17 स्कोर बनाए हैं। कोहली ने 6 स्कोर बनाए और वो बोल्ड हो गए हैं। आपने वो इनिंग, वो जो बॉल है वो बड़ी वायरल हुई है, देखी होगी, विराट कोहली उस पर बोल्ड हो गए। और इससे पहले जो जम्मू के खिलाफ विराट कोहली ने खेला था, उसमें भी विराट कोहली उसी तरह आउट हुए थे जिस तरह वो BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आउट होते रहे हैं। तो उनकी जो वीकनेस है ना विराट कोहली की भी, वो भी बड़ी ऑब्वियस हो चुकी है और उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। उसको सारी टीमें एक्सप्लॉइट करेंगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये रेड बॉल की है, ये वाइट बॉल की गेम है। तो भाई बॉल बॉल ही होती है, ठीक है। अगर कोई, अब ये है कि अगर कोई बॉलर इतना कैपेबल है कि वो इनकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकेगा, तो यस, विराट कोहली ने अपनी वीकनेस को बताया लोगों को कि ये मेरी वीकनेस है, और लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट भी किया। स्पेशली जो बड़ी टीमें हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वो विराट कोहली को नहीं खेलने देगी, वो विराट कोहली को नहीं खेलने देगी। और एक और भी मैं आपको बात बता दूं, एक बड़ी मिसकंसेप्शन है रोहित शर्मा के बारे में कि रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है। ये जो मीडिया की टीमें होती हैं, PR की टीम्स होती हैं ना, ये एक ही इनिंग को, एक ही शॉट को बार बार दिखा के, एक ही शॉट को 100 बार दिखाए ना, 100 छक्के नहीं होते, वो एक ही छक्का होता है जो 100 बार दिखाया जाता है। लेकिन वो 100 लोगों को जब नज़र आता है ना, तो लोग समझते हैं 100 छक्के मार दिए इसने। ऐसे नहीं है। रोहित शर्मा, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी और शायद मेरी ये बात कई लोगों को बुरी भी लगेगी, रोहित शर्मा की नॉकआउट मैचेस में सिर्फ एक सेंचुरी है 2017 के बाद। यानी 8 सालों में रोहित शर्मा की सिर्फ एक सेंचुरी है 2017 के बाद, और वो भी 2017 के सेमीफाइनल में अगेंस्ट बांग्लादेश बनाई थी। तो ये जो लोग हीरो बनाते हैं ना, आप प्लीज़, जिसको आप हीरो बनाते हैं ना, उसको हीरो बनाने के लिए उसके स्टैट्स जरूर देखा करें कि ये हीरो क्यों है। और अभी इंडिया ने जो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप जीता ना, उसमें रोहित शर्मा ने नहीं जितवाया, वो जसप्रीत बुमराह ने जिताया जी। आप अगर मेरी बात से एग्री नहीं करते तो दोबारा जाइएगा और दोबारा वो मैच देखिएगा, और देखिएगा कि सिर्फ 6 की एवरेज चाहिए थी साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। अगर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग अच्छी ना करता और सूर्या कुमार यादव, डेविड मिलर का वो कैच ना पकड़ता, तो इंडिया वो मैच नहीं जीत सकता था। तो उस वर्ल्ड कप का जीतने का क्रेडिट अगर एक प्लेयर को 60% जाता है ना, तो वो है जसप्रीत बुमराह, और उसके बाद फिर विराट कोहली, जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की और इंडिया को एक बड़ा रीजनेबल स्कोर दिया था, जो कि चेज कर रहा था साउथ अफ्रीका। ये दो प्लेयर जो है ना, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली, ये हैं इंडिया के की प्लेयर। तीसरे नंबर पे रविंद्रा जडेजा, वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सारे नॉकआउट मैचेस में जो बड़ा मैच होता है, वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं।
लेकिन अभी हम बैटिंग पे बात कर रहे हैं तो इंडिया के जो टॉप 7 के बैट्समैन हैं इनकी एवरेज एज है जी 35 ईयर्स। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 35 साल अगर एवरेज एज है स्क्वाड की बैटिंग लाइनअप में, तो उनकी मसल मेमोरी वो कितना अच्छा इंप्रोवाइज कर सकेंगे, और दैट टू इन दुबई। अब अगर इंडिया पाकिस्तान में आके खेलता तो इंडिया के चांसेस ज़्यादा होने थे जीतने के, क्योंकि पाकिस्तान में बॉल बाउंस नहीं होगी, बैठेगी नहीं, बड़ी सीधी सीधी बॉल आएगी। लेकिन दुबई में ज़्यादा स्कोर करने के लिए ज़ोर चाहिए होगा, स्किल चाहिए होगी, और बॉल को जो बॉलर होंगे वो एक्सप्लॉइट करेंगे। बॉल बॉलर का ज़्यादा साथ देती है दुबई की पिचेस पे, पाकिस्तान में इतना साथ नहीं देती। तो वहाँ पे इनका बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि इन 7 प्लेयर को, ये 7 प्लेयर कैसे मैनेज करेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट बांग्लादेश। तो ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है इंडिया के लिए कि इनकी एज फैक्टर और इनकी फॉर्म फैक्टर जो इन्होंने अभी डोमेस्टिक मैचों में, रणजी ट्रॉफी में वगैरह में परफॉर्म कर, फिर दैट टू इन जो बीजीटी में परफॉर्म करके गए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है ये सारे के सारे प्लेयर्स। फिर हम बात करते हैं जी फास्ट बॉलिंग के ऊपर। अब 4 फास्ट बॉलर हैं इंडिया के पास, एक अर्शदीप, बुमराह, शमी और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर खेलेंगे, वो एक अच्छे बैट्समैन भी हैं और वो ऑलराउंडर भी हैं। लेकिन अगर आप अर्शदीप, बुमराह, शमी, इनकी अगर आप देखें ना एवरेज एज, तो ये भी 30+ है। यानी कि जो फास्ट बॉलिंग के हैं ना प्लेयर जो 30 ओवर फेंकेंगे, वो सारे के सारे 30+ हैं। इसी तरह हार्दिक पांड्या भी 31 साल के हैं, वो भी 30+ हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात भी आएगी कि मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज, जो इतने अच्छे बॉलर हैं, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया बीजीटी में भी और 2023 वर्ल्ड कप में भी, उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? मतलब ये मैं खुद हैरान हो गया स्क्वाड देख के कि सिराज जैसा बॉलर जो कि दुबई के लिए ही बना है, वो बना ही दुबई में बॉलिंग करने के लिए है, और उसको आप लेके नहीं गए। तो ये एक बड़ी ना एक इनजस्टिस हुआ उसके साथ, और दूसरी टीमों के लिए बड़ा अच्छा ये, लेकिन इंडियन टीम के लिए भी अगेन ये एक अच्छी खबर नहीं है कि सिराज जैसा बॉलर जो कि बना ही दुबई जैसी पिचेस पर बॉलिंग करने के लिए और उसको नहीं लेके गए। अब 2 जो इनके अर्शदीप, बुमराह और शमी, इनमें से जो 2 बॉलर हैं ना वो फिट नहीं है, वो सेमी फिट हैं। बुमराह आप सबको पता है कि वो इंजर्ड है और वो शायद पूरे मैच भी ना खेल सके। इसी तरह शमी है, वो कम बैक कर रहे हैं। यानी कि आपने जो चांस लिए हैं 66% आपने जो अपनी बॉलिंग सिलेक्शन रखी है फास्ट बॉलिंग, वो इंजर्ड है, वो पूरी तरह फिट नहीं है। यहाँ पे भी गलती की है। उसके बाद अर्शदीप एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो लीड नहीं कर सकते। लीड जसप्रीत बुमराह ने करना है। उसके बाद फिर अर्शदीप आएगा, फिर शमी आएगा और चौथे पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। लेकिन इंडिया की टीम के पास 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर नहीं हैं। वाशिंगटन सुंदर एज स्पिनर, हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर, वाशिंगटन सुंदर भी ऑलराउंडर हैं। उसके बाद स्पिन पे आते हैं कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। अब ये स्पिन अटैक इंडिया का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये 3 स्पिनर खिलाएंगे तो फिर फास्ट बॉलर कौन से खिलाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर उधर से बैट्समैन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो 1-2 कम हो जाएगा। तो प्लेइंग 11 क्या होगी, वो हैवीली डिपेंड करेगी फास्ट बॉलिंग के ऊपर या ऑलराउंडर्स के ऊपर या स्पिनर्स के ऊपर। तो जो प्लेइंग 11 होगी ना, ये बड़ी मुश्किलात आएंगी इंडिया को कि प्लेइंग 11 हमारी कौन सी होगी, किस टीम के खिलाफ। दैट विल बी अनदर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो ये जो स्क्वाड है इंडिया का, और ये जो परफॉर्मेंस है और ये जो फॉर्म है प्लेयर्स की, और जो एजिंग फैक्टर है, दोस्तों आपको मेरी एजिंग फैक्टर वाली बात ना थोड़ी सी शायद अजीब लग रही होगी, लेकिन कोई भी टीम, जितनी भी टीमों ने बड़ी बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी जीती हैं या वर्ल्ड कप जीते हैं, आप उनका स्क्वाड उठा के देखिएगा, उनकी एवरेज एज 30 नहीं होती। जिस भी टीम की 30+ एवरेज एज है ना, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो कोई भी टूर्नामेंट जीते। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में भी 30+ है और बैटिंग में तो 35+ है, और स्पिन जो इनके स्पिनर हैं वो भी 28+ हैं सारे के सारे। तो ओवरऑल जो इंडिया की एवरेज है ना, जो प्लेयर्स की एवरेज एज है वो 30+ है। दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर जो कि बड़ा की रोल होता है किसी भी टीम की सिलेक्शन में और टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये जो टीम है इंडिया की टीम, ऑन पेपर इट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर आप पेपर पे देखें ना तो बड़े बड़े नाम है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, अर्शदीप, बुमराह, शमी, कुलदीप, हार्दिक पांड्या, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल। लेकिन जब आप इनको कंबाइन करेंगे ना, तो आप इनको कंबाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्लेइंग 11 बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ता ना, जब आपकी सेट प्लेइंग 11 नहीं होती, तो वहाँ पे आप मिस्टेक करते हो। वहाँ पे आप एक आधी सिलेक्शन ऐसी कर लेते हो जिसको आप एज ट्रम्प कार्ड यूज़ करने की कोशिश करते हो। सम टाइम वो काम कर जाता है, सम टाइम वो काम नहीं करता।
लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ वेरी ब्रूटल टूर्नामेंट, इसमें गलती की चांसेस नहीं है। एक मैच हार के भी आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हो, और प्रोबेबिलिटी यह है कि इंडिया की इस सिलेक्शन में गलती करेंगे। जो गलती इन्होंने सिराज को निकाल के की है ना, वही गलती ये सिलेक्शन में भी कर सकते हैं। और एक गलती अगर होती है, एक मैच इंडिया हारता है, तो फिर दूसरी टीमें दोबारा मौका नहीं देंगी। इसमें सारे के सारे मैचेस काइंड ऑफ नॉकआउट मैचेस हैं। तो इंडिया की जो टीम है, कंसीडरिंग द फॉर्म ऑफ द प्लेयर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल कभी भी अच्छा प्लेयर नहीं रहा, और बल्कि अगर आप इंडियन प्लेयर्स ही की जो सीनियर प्लेयर के ट्वीट्स वगैरह देखें, तो इसको ओवर रेटेड प्लेयर कहा गया, और ही इज़ एन ओवर रेटेड प्लेयर, उसको वाइस कैप्टन बना दिया गया। शुभमन गिल को आप 150 की बॉल, 145 की बॉल पाँव में फेंकें ऑफ स्टंप के ऊपर, यॉर्कर बना के शुभमन गिल 3 बॉलें फेंक दें, चौथी बॉल पे बोल्ड हो जाएगा या LBW हो जाएगा। उसके बैट और बॉल और बैट और पैड के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये उसकी एक टेक्निकल वीकनेस है, अगर आप गौर कीजिएगा। बल्कि जो 2023 का में जो मिचेल स्टार्क ने उससे कैच लिया था ना, आप देखिए उसे वो बॉल खेली नहीं जाती। जो ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल आए, नीचे बॉल आए, जो भी बॉल उसके बैट और पैड के बीच में आएगी ना, या थोड़ी सी ऊपर आएगी, वो उससे नहीं खेल सकता। ये उसका प्रॉब्लम है, मुझे पता है इस प्रॉब्लम का, तो बाकी प्लेयर्स को नहीं पता होगा, बाकी फास्ट बॉलर्स को नहीं पता होगा। तो ये सारे के सारे प्लेयर, हाँ, इनमें इस पूरी टीम में अगर 3 प्लेयर जो कि ख़तरा हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए, तो उनमें एक है पहले नंबर पे जसप्रीत बुमराह, ही इज़ अ मैच विनर प्लेयर। दूसरा विराट कोहली, अगर वो फॉर्म में आ जाएं, वो अपनी इस वीकनेस पे काबू पा लें, वहाँ पे शॉट ना खेलें, तो फिर वो भी बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। तीसरे हैं रविंद्रा जडेजा। रविंद्रा जडेजा सबसे अंडररेटेड प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। किसी भी जगह पे मैंने देखा उनको, इवन के 2019 का जो सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था, उसमें भी रविंद्रा जडेजा ने पूरी कोशिश की थी कि वो मैच जीत जाएं। वो जीत सकते थे अगर महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा सा सब्र कर लेते, थोड़ा सा अच्छा खेल लेते, तो इंडिया वो सेमीफाइनल जीत सकता था। रविंद्रा जडेजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी कैपेबिलिटी को शो अप करने की, और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था और बड़ी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी। तो ये मेरी राय है जी इंडियन टीम के बारे में। सिलेक्शन फेलियर, सिराज को नहीं डाला। अब आप समझेंगे कि एक प्लेयर को ना डालने से इतना फ़र्क कैसे पड़ सकता है। एक प्लेयर ने 10 ओवर करने हैं, वो बॉलर है। 10 ओवर में अगर वो 3 विकेटें भी ले जाए ना, ऊपर की 2 विकेटें भी ले जाए, फॉर एग्जांपल वो ट्रेविस हेड को आउट कर जाता है, फॉर एग्जांपल वो फ़खर जमान को आउट कर जाता है, या डेविड कॉनवे को आउट कर जाता है, रचिन रविंद्रा को आउट कर जाता है, तो देखें कितना बड़ा इंपैक्ट डालेगा वो। ये एक आउट या 2 आउट पूरे के पूरे मैच का पांसा पलट सकते हैं, लेकिन वो इस टीम में है ही नहीं है, तो पांसा नहीं पलट सकते। इसी तरह जो शमी है और बुमराह, वो इंजर्ड है, मतलब वो पूरी तरह फिट नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि वो पूरी तरह फिट है तो गलत है, ऐसी बात नहीं है, वो फिट नहीं है। शमी की अभी आपने बॉलिंग देखी है T20 मैचेस में, जो उसने तीसरा T20 खेला था, तो कोई उसमें दमखम नज़र नहीं आ रहा, वो वाली बात नहीं नज़र आ रही। और उसका फैक्टर भी उसकी एज है, 34 ईयर्स ओल्ड है वो। जो एक आदमी, जो लोग हैं ना 35 प्लस के, वो मेरी बात समझेंगे, जो एनर्जी आप में थी जब आप 25 के थे, 26 साल के थे, वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ये एक प्रोसेस है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। कोई भी आदमी, ये यूजुअली जो फुटबॉलर्स हैं, ये मैसी वगैरह, ये जितने भी बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, ये 36 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, 99% ऑफ देम। तो क्यों रिटायर होते हैं? क्योंकि उनमें वो बात नहीं रहती। तो एजिंग फैक्टर जो है ना, वो पहले नंबर पे इंडियन टीम में, कि सारी की सारी टीम 30 प्लस है। मतलब ये एक बूढ़ों की टीम आप इसको कह सकते हैं। जो हम एक बात करते थे ना एक ज़माने में कि इंग्लैंड की टीम सारी बूढ़ों की टीम है, तो इंडियन टीम में ये चीज़ बड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है कि सारे के सारे प्लेयर्स की जो एवरेज एज है वो 30 प्लस है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडियन टीम। पहली बात। दूसरी बात कि इंडियन टीम की सारे के सारे प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है, एक्सेप्ट 2, जो कि रविंद्रा जडेजा और दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह। बाकी सारे के सारे प्लेयर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। हैविंग सेड दैट, इंडिया की टीम का एक्सपीरियंस है बड़े टूर्नामेंट में खेलने का और बड़े बड़े मैच जीतने का। हो सकता है कि सारे के सारे प्लेयर्स फॉर्म में आ जाएं। इसको कहते हैं एक्स फैक्टर। और क्रिकेट, मतलब क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ चांसेस। तो ये प्लेयर कितने चांस लेते हैं, कितनी प्रिपरेशन करते हैं, और ये जो वीकनेसेस हैं इनकी, इनको कितना ज़्यादा डील करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते हैं, कितना इन पर काम करते हैं और कितना इनको कम करने की कोशिश करते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा चैम्पियंस ट्रॉफी जब शुरू होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ इस पेपर के ऊपर जितनी भी टीम है, ऑन पेपर इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में ये स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। और जो लोग, ये जो मीडिया इन्फ्लुएंस लोग होते हैं ना, ये जो बार बार इनकी PR टीम्स होती हैं प्लेयर्स की, आपको मैं बताता चलूँ कि इनकी अपनी अपनी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। मतलब अगर आप इनके आउट होने को सर्च करेंगे तो वो कम वीडियोज़ आएंगी। जो इनके सिक्सेज हैं, जो अच्छी इनिंग्स होती हैं, उनको प्रमोशन दी जाती है, प्रमोट किया जाता है, इस वजह से आप ज़्यादा वो देखते हैं। उनको देख के अपनी राय ना बनाया करें। वो बात
जो स्टैट्स बेस्ड होती है, जो हकीकत पसंद होती है, उसको देखा करें। फिर आपको समझ आती है कि कौन सा प्लेयर कितने पानी में है, कौन सी टीम कितने पानी में है। और मैं एक यहाँ पे चीज़ और ऐड कर दूँ, बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं, उन पे स्टैट्स ही गलत होते हैं। मतलब उन पे हारे हुए मैचों को बताया जाता है कि ये वाली मैच ये टीम जीती थी, एक्चुअली वो हारे होते हैं। और नीचे लोगों ने लिखा होता है कि वाह जी वाह, ऐसे करके ना, और दूसरी टीमों का मजाक उड़ाया होता है। ऐसे नहीं करते। जो मैच जिक्र होता है ना, उसको पहले गूगल किया करें, उसको देखा करें कि उसका स्कोर कार्ड क्या है, फिर आया करें और फिर मजाक ज़रूर उड़ाया करें। लेकिन उससे पहले जो है ना वेरिफिकेशन, वो शर्त है। जैसे वो होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो जो आप करते हैं, अपने पासवर्ड लगाते हैं जीमेल वगैरह पे, वो करते हैं ना, ताकि वो सिक्योर हो जाए, कोई और दूसरा देख ना सके और इन्फॉर्मेशन सेफ रहे। इसी तरह जो आपके ब्रेन्स में जो आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, उसको भी ट्वाइस वेरीफाई किया करें, उसके ऊपर भी 2FA लगाया करें, ताकि आपको समझ आए और आपके स्टैट्स और आपकी राय जेन्युइन बने। और लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना, ताकि आप मेरी मज़ीद वीडियो भी देख सकें। और थैंक यू सो मच, बाय।